सर आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही। बस 1 मिनट इंतजार कर लें, सब लोग ज्वाइन करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। सर वन टू मैनी के केस में जो जब रिलेशनशिप बिल्ड होगा, तो जैसे हम लुकअप लगाते हैं और अगर मतलब एक शीट में हमारे पास साइट आईडीज हैं, दूसरे में वो डुप्लीकेट हो रही हैं और उसके आगे मल्टीपल वैल्यूज अवेलेबिलिटी की फॉर एग्जांपल आ रही है, तो वो कौन सी वैल्यू उठाएगा? वो फर्स्ट जो फाइंड आउट होगी जैसे लुकअप लुकअप में वैल्यू आता है, हमेशा आपकी फर्स्ट मैचिंग वैल्यू को पिक करता है। फर्स्ट मैचिंग वैल्यू पिक करेगा। लुकअप भी एक्सेल में आप यूज करते हैं तो क्या होता था, तो पहली वैल्यू को जी लेते जी, मैचिंग बिल्कुल। आबिद भाई सॉरी, वो हैं। ये वाला सेशन आपका खत्म ऑप्शन हो है ना, गया यहाँ था। पर वो पिक ही नहीं करता, ये मुझे याद आ गया। यहाँ पर वो एरर दे देता है। अगर आपकी एक चीज के अगेंस्ट दो तरह की वैल्यूज आ रही होगी, तो लुकअप वैल्यू आपको एरर देगा, वो वैल्यू पिक ही नहीं करेगा। एरर देगा इसमें पावर हाँ, बीआई में। इसमें एरर देगा। वो कहेगा जी ना कि एक मैचिंग वैल्यू के अगेंस्ट मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जो वन टू मैनी वाला होगा तो उसमें फिर क्या, फिर वो हमें रिलेशनशिप हाँ किस फिर तरह हमें से? यहाँ पे वो जाना पड़ेगा ना, यहीं से हम सम। और असल में देखें, अब ऐसा किस सूरत में हम करते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक साइट आईडी का एड्रेस या एक साइट आईडी का सिटी दो डिफरेंट हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। रेवेन्यू दो हो सकते हैं, वो रेवेन्यू को हम सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मैक्सिमम ले सकते हैं, मिनिमम ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले मेरे ख्याल में वो जो सवाल हम जिसके ऊपर बात कर रहे थे ना, वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल ये था कि क्या रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हर एक शीट का नाम डिफरेंट होना जरूरी है। उसका ताल्लुक, पहली चीज तो ये है ना कि जब आप मल्टीपल टेबल्स लेके आ रहे हैं ना, तो टेबल नेम यूनिक होता है। कभी भी एक नाम के दो टेबल आप नहीं ऐड कर सकते। एक नाम के दो या इससे ज्यादा टेबल आप ऐड नहीं कर सकते। वो तो आपका डेफिनेटली यूनिक होगा। लेकिन जब हम टेबल को किसी फोल्डर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके जितनी भी एक्सेल की फाइलें हैं, जो सीएसवी है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी टैब का नाम कोई भी है वो उठा लेगा। जो एक्सेल फाइल है उसमें टैब नेम सेम होना जरूरी है। अदरवाइज वो क्या करेगा कि वो जितने डिफरेंट टैब नेम वाले हैं उनको स्किप कर देगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा कल के सेशन से पहले। कोई इसी तरह का डेटा लेके, सैंपल सुपर स्टोर टाइप डेटा लेके, तो फिर मुझे बताइएगा कि क्या मसला आया था उसके अंदर। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। अब आबिद भी आपने अभी एक टर्म यूज की थी मास्टर शीट की, जब आप ये चार टेबल्स इंपोर्ट कर रहे थे, जी जी तो जी उससे क्या मुराद है? मतलब किसको हम, अगर अभी तो देखें आपके पास सारी साइट आईडी सब टेबल्स में आ रही थी, अगर सही है। ऐसा हो कि आपके पास 1000 साइट्स हैं, 500 एक में आ रही हैं, एक में 1000 सारी आ रही हैं और एक में 500 आ रही हैं, जिसमें मैक्सिमम आ रही होंगी, आप उसको मास्टर शीट लेंगे? इसमें सारी साइट्स हैं वो मास्टर शीट है। ठीक है। सर मैनी टू मैनी कब यूज करते हैं रिलेशन? मैनी टू मैनी उस वक्त होता है जब हमारे जो जिन टेबल्स के दरमियान में हम रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, उनके अंदर वैल्यूज डुप्लीकेट आ रही हो, तो वो मैनी टू मैनी हो जाएगा। दोनों में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, वो मैनी टू मैनी बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेशन है, इसके अंदर भी साइट आईडी बार बार रिपीट हो रही है, रेवेन्यू में भी बार बार रिपीट हो रही है। जब इनका रिलेशनशिप बनेगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो ये यूनिक ही है, तो फिर वो मैनी टू मैनी हो जाएगा। आप लोगों ने ना इसको सिंपल रखना है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसके इन डेप्थ नहीं जाना। जो लोग डेटाबेसेस के ऊपर काम करते हैं उनको तो बड़े अच्छे से अंदाजा होता है ना कि ये रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं, वन टू वन क्या है, उनको पढ़ाया जाता है ये। आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब आपने एक टेबल की बेस के ऊपर बाकी टेबल्स को समराइज करना है, तो फिर आपको रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं। वो रिलेशनशिप वन टू वन बने, वन टू मैनी बने, या मैनी टू मैनी बने। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। जी। अभी सर इसमें वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं डिमेंशन और फैक्ट टेबल, इसमें ये जो मास्टर टेबल है ये आपका डिमेंशन या फैक्ट टेबल होगा, क्या होगा?
हाँ, इसकी जो साइट आईडी है उसको एज अ डायमेंशन हमने लिया है यहाँ पे, और बाकी उनकी कैलकुलेटेड कॉलम्स ले ली हैं। अच्छा, अब मैं ना डेक्स में आप लोगों को वो चीजें बताऊंगा जिसका ज्यादा यूज होता है। हर फार्मूला नहीं हम डिस्कस कर सकते, यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, लेकिन जो ज्यादा यूज होने वाले फार्मूलाज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। रिकमेंडेड ये है कि जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, आपने हर फार्मूला को सिर्फ देखना नहीं है, अपने प्रैक्टिकली डेटा के ऊपर लिखने हैं ये सारे फार्मूले, और मल्टीपल टाइम लिखने हैं। एक्सेल वालों के लिए बहुत आसान होगा ट्रांसफॉर्म होना एक्सेल फार्मूला से डेक्स की तरफ, लेकिन जिन लोगों ने एक्सेल फार्मूला के ऊपर काम नहीं किया हुआ उनके लिए थोड़ा सा ये मेहनत तलब काम है। उनको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके उनको समझ आएगी कि हम ये जो फार्मूला लिख रहे हैं इसका सिंटैक्स क्या है और इससे रिजल्ट क्या निकलता है, मकसद क्या है वो मैं तो आपको बता दूंगा अभी। चलते हैं जी। अच्छा, जब हम डेक्स लिखते हैं, डेक्स तीन तरह से लिखा जाता है इसके अंदर, पावर बीआई के अंदर। पहला तरीका ये होता है कि हम टेबल में ही एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं, जिसको हम कैलकुलेटेड कॉलम कहते हैं, ऐड न्यू कॉलम। तो टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड करना है, उसके जरिए डेक्स लिखते हैं। मेजर्स हम लिखते हैं। मेजर्स होते क्या है बेसिकली, आपने कहीं पे फार्मूला लिख के रख दिया है, जब आप उसको यूज करना चाहें कर लें, हर वक्त वो कैलकुलेट होता हुआ नजर नहीं आएगा, वो आपके फिल्टर्स के साथ, विजुअल के साथ काम करेगा। जो कॉलम है ये हर दफा रिफ्रेश के ऊपर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, करता है वो पावर बीआई, हर दफा ये टाइम लेता है, लेकिन मेजर्स आपका टाइम नहीं लेता। कुछ केसेस में हमें मेजर्स यूज करने पड़ते हैं, कुछ केसेस में हमें कॉलम यूज करने पड़ते हैं। जब हमारी कैलकुलेशन जो है वो रो बाई रो हो, यानी कि हर रो का डिफरेंट रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास दो कॉलम है, सम ऑफ अवेलेबिलिटी और सम ऑफ रेवेन्यू। इन दोनों कॉलम्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है तो हमें कॉलम ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक रो के ऊपर डिफरेंट उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हमें अवेलेबिलिटी का सम चाहिए या एवरेज चाहिए, सिर्फ अवेलेबिलिटी का सम या एवरेज चाहिए, या रेवेन्यू का सम या एवरेज चाहिए, तो फिर हम यूज करेंगे मेजर्स, फिर हम कॉलम यूज नहीं करेंगे। ये चीज आपने कॉन्सेप्ट अपने जेहन में रखना है। जब पूरे कॉलम को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो फिर आप मेजर यूज करेंगे। अगर आप रो बाई रो जा रहे हैं तो फिर आप कॉलम यूज करेंगे। और तीसरा होता है टेबल। आप डेक्स के जरिए नए टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें बाज औकात आप किसी दूसरे टेबल में से डेटा लेके आ रहे होते हैं, बाज औकात आप कैलेंडर का टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं। तो मल्टीपल यूजेज के लिए आप जो है वो इससे भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपने डेक्स के जरिए। अब पहली किस्म जो मैंने बात बताई आपको, कॉलम, वो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, कॉलम कैसे करना है। आप लोगों ने काम किया था, आप लोगों ने क्या किया था कि ऑर्डर आईडी में से सीए को अलग किया था, 2016 को अलग किया था, और ऑर्डर नंबर को अलग किया था। ये तीन चीजें आपने अलग अलग की थी, यानी कि स्टेट, ईयर और ऑर्डर आईडी। और ये आपने किया था स्प्लिट कॉलम के थ्रू। आज यही काम अगर हमें डेक्स के थ्रू करना पड़े तो हम किस तरह से करते हैं। हमारे पास तीन फार्मूलाज हैं डेक्स में, जिनके जरिए हम किसी भी सेल की वैल्यू लेफ्ट साइड से, राइट साइड से या मिड से पिक कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं एक नया कॉलम ऐड करूंगा, यहाँ पे होम पे देख लें, टेबल टूल में देख लें, कॉलम टूल में देख लें, आपको न्यू कॉलम का एक ऑप्शन नजर आएगा। न्यू कॉलम, न्यू कॉलम, ये आपको सबको नजर आ रहा होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या आपके पास कॉलम इज इक्वल टू, और ये हाईलाइटेड आ गया। एक्सेल में हम, जिन लोगों ने एक्सेल पे काम किया, आपको अंदाजा होगा कि जब भी हम कोई फार्मूला लिखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं इज इक्वल टू साइन के साथ। उससे लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं लिख सकते, हम इज इक्वल टू साइन की लेफ्ट पे कुछ नहीं लिख सकते, हमने जो कुछ लिखना है राइट पे लिखना है। पावर बीआई में इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट पे भी लिखा जाता है और राइट पे भी लिखा जाता है। लेफ्ट पे लिखते हैं आप कॉलम का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉलम का नाम लिखता हूं state_1, ये है हमारा कॉलम का नाम। मैंने सिर्फ स्टेट इसलिए लिखा कि स्टेट कॉलम ऑलरेडी डेटा के अंदर है,
अगर मैं वही नाम दोबारा यूज करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा। अब क्या है जी, मुझे इस कॉलम की लेफ्ट साइड की वैल्यूज चाहिए। ऑर्डर आईडी कॉलम का नाम है, मुझे लेफ्ट साइड की 2 वैल्यूज चाहिए। फार्मूला इसका बड़ा सिंपल है, लेफ्ट लिखें, लेफ्ट के बाद आपने पैरेंथेसिस डालनी है जिसको छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं। अब ऊपर देखें ये हाईलाइट होके आ गया है, लेफ्ट के बाद आपने ब्लू में क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब ही होता है कि किस में से आपने निकालना है। जाहिर है हमारे पास कॉलम है ऑर्डर आईडी, तो हम यहाँ पे ऑर्डर आईडी कॉलम का नाम लिखेंगे। SSS इज अ टेबल नेम, ऑर्डर आईडी इज अ कॉलम नेम। तो जब भी हम कॉलम का नाम लिखते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद कितने करैक्टर चाहिए जी, 2 करैक्टर चाहिए, कॉमा 2 करके इसको क्लोज कर दें। तो ये हर एक रो में से सिर्फ पहले 2 करैक्टर को अलग कर देगा। ये देखें, सीए है, यूएस है, आई थिंक ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए शो हो रहा है। कनाडा के कौन से ऑर्डर्स हैं, यूएस के कौन से ऑर्डर्स। ये इनफैक्ट ये स्टेट नहीं है, ये कंट्री है। आपने लेफ्ट के 2 करैक्टर अलग कर लिए। इसी तरह से राइट के दोनों करैक्टर वो भी अलग करने बड़े आसान है। अगेन एक कॉलम ऐड करते हैं हम, और इसका नाम हम रख देते हैं ऑर्डर नंबर। आप इसको स्पेस के साथ लिखें, विदाउट स्पेस लिखें, कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोशिश कीजिएगा, एक तो कॉलम नेम आप रिपीट नहीं कर सकते, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, एक यूनिक होता है ये हमेशा। दूसरा, मीनिंगफुल नाम दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी आप इस रिपोर्ट पे काम करें आपको अंदाजा हो जाए कि इसके अंदर मैंने किया क्या है, इसका पर्पस क्या था। अब ऑर्डर नंबर, इसके लिए हम राइट यूज कर रहे हैं उसी कॉलम में से राइट, और हमें चाहिए राइट के 6 कैरेक्टर्स। तो ऑर्डर आईडी हम यहाँ पे ले लेते हैं, ऑर्डर आईडी ये SSS इज अ टेबल नेम, ऑर्डर आईडी इज अ कॉलम नेम, और इसमें से हम 6 कैरेक्टर उठा लेते हैं। ये 2 तो हो गए सिंपल। अब यहाँ पर अगर किसी को समझ नहीं आई तो सवाल करें, फिर हम मिड की तरफ चलेंगे। एनीवन जिसको इन 2 फॉर्मूलाज की समझ नहीं आई आप पूछ सकते हैं। एक्सेल यूजर्स के लिए ये मुश्किल नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी इसके ऊपर काम करते रहते हैं, होपफुली आप लोग से फेमिलियर होंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने एक्सेल में फार्मूला यूज नहीं किया वो उनके लिए थोड़ा सा में भी कंफ्यूजन हो। जी, इसमें कंफ्यूजन हम तो एक्सेल यूज कर रहे हैं। दूसरा इसमें मतलब टेबल के उसके कॉलम के हेडर पे क्लिक करके नहीं कर सकते, लिखना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें आपको लिखना पड़ता है। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या किया, एक और कॉलम लिया हमने। अब मिड की वैल्यू उठानी है जो कि 2016 है, 2017 है या 2014 है, व्हाटएवर। अब देखें जरा, कैरेक्टर शुरू से गिनने शुरू करें। सी इज द फर्स्ट कैरेक्टर, ए इज द सेकंड कैरेक्टर, डैश इज द थर्ड कैरेक्टर, और 2 इज फोर्थ कैरेक्टर। मतलब ये है कि जो मिड में हमारा रिजल्ट है वो नंबर 4 कैरेक्टर से स्टार्ट होता है। जब नंबर 4 कैरेक्टर से स्टार्ट होता है तो आगे कितने डिजिट्स हैं या कितने कैरेक्टर्स हैं? 2 इज फर्स्ट, 0 इज सेकंड, 1 इज थर्ड, और 6 इज फोर्थ। मींस हम नंबर 4 कैरेक्टर से गिनना शुरू करेंगे, उससे अगले 4 कैरेक्टर उठा लेंगे। इसके लिए आप नया कॉलम एक ऐड कर लें, उसका नाम रख दें YEAR, और इसमें आप लिखेंगे मिड, वही ऑर्डर आईडी हमारा जो कॉलम नेम था उसमें से हम उठा रहे हैं, कॉमा नंबर 4 से स्टार्ट करके से अगले 4 उठा लो। नंबर 4 इज 2, और 2 को हम ये पहला कैरेक्टर कंसीडर करते हुए अगले 3 भी उठा लेगा, यानी कि टोटल 4 कैरेक्टर उठा लेगा। तो इस तरह से हम मिड वैल्यूज भी पिक कर सकते हैं। मिड क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा आबिद साहब, इस काम को हम डाटा क्लीनिंग कहते हैं ना? बिल्कुल, ये डेटा जी, क्लीनिंग में जी। आता है। अच्छा आबिद भी, हम ये जिस वैसे इसको तरह आपने डेक्स भी कहते फार्मूला हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस कहते हैं। ये कैलकुलेशन भी हो सकती हैं, डेटा क्लीनिंग भी हो सकता है, लेकिन सर गोल तो उसमें डाटा क्लीनिंग है ना, वो डेक्स के थ्रू कर रहे हैं क्लीनिंग, डाटा की कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा आबिद भी, जिस तरह ये नए कॉलम्स ऐड हो गए उस पे वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फार्मूलाज तो इजी हैं।
अब जिस तरह हम मल्टीपल फाइल जिसमें अगर ऐड करते हैं तो ये कॉलम्स वो खुद ही उन रोज के लिए कैलकुलेट करता जाएगा या वो हमें उसके लिए कोई फर्दर प्रोसेस करना होगा? जरा इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल में बताएं, किस तरह से मल्टीपल फाइल्स, तो उस फोल्डर के मतलब अंदर जैसे मल्टीपल हमने, फाइल्स या कि हाँ मतलब अलग अगर से? हम फर्दर, जी बिल्कुल, फर्दर अगर डाटा ऐड करते हैं हाँ 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 तो वो खुद ही ये इन कॉलम्स को उन रोज के लिए कैलकुलेट कर हाँ जी लेगा। बिल्कुल, ये हर रो के ऊपर अप्लाई कर देगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब ये देखें ऑर्डर नंबर, इसके साथ ये छोटा सा अगर गौर करें तो FX लिखा हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है आप लोगों को? इसी तरह ईयर के साथ भी लिखा हुआ है, स्टेट के साथ भी, ये राइट साइड पे जो मेरा कर्सर है जहां पे FX का मतलब ये है कि ये कैलकुलेटेड कॉलम है, इसके अंदर आपने फार्मूला लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है। ये यहाँ पे देखें FX लिखा हुआ है, यहाँ पर भी FX लिखा हुआ है, ऑर्डर आईडी में, ईयर में भी FX लिखा हुआ है। और इनकी डेटा टाइप्स आप यहाँ से जाके डिफाइन कर सकते हैं कॉलम टूल में से। जैसे ईयर है, ये टेक्स्ट आ रहा है, आप इसको नंबर करना चाहें तो आप इसको होल नंबर भी कर सकते हैं। इसी तरह से ऑर्डर नंबर है, ये भी टेक्स्ट आ रहा है, इसको भी आप चेंज करना चाहें, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और यही चेंजिंग आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, जो जिसको हम कहते हैं वैल्यू फंक्शन। यानी कि अगर मैं इसके स्टार्ट में वैल्यू लिख दूंगा तो फिर मुझे वहां से डेटा टाइप चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू फंक्शन का भी आपको आइडिया हो गया। अब अगला जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है फाइंड फंक्शन। अच्छा, जिस तरह से हमने यहाँ पे एक चीज की कि हमने सर्च किया, कहाँ गया, हमने सर्च सीए को अलग कर दिया, 2016 को अलग कर दिया, आईडी को अलग कर दिया। मैं ये कहता हूं कि प्रोडक्ट नेम जो है, इसमें न्यू वेल जो प्रोडक्ट है, न्यू वेल को आप सर्च करो किस किस कॉलम के अंदर है और कहाँ कहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फाइंड। उसके लिए मे भी हम एक नया कॉलम ऐड कर रहे हो और उसमें हम ये बता देते हैं कि इस कॉलम के अंदर न्यू वेल है या इसमें नहीं है। न्यू वेल, मैं इस कॉलम का नाम ये रख देता हूँ। फंक्शन हम यूज करते हैं जी फाइंड, और क्या फाइंड करना है? न्यू वेल, सॉरी, न्यू कॉमा, किस कॉलम में सर्च करना है? प्रोडक्ट नेम में। तो यहाँ पे आप जरा सर्च कर लें प्रोडक्ट नेम। अब जब मैं इसको क्लोज करके एंटर करूंगा तो ये एरर देगा। एरर क्यों देगा, ये आपको समझाना बहुत जरूरी है। क्या एरर दिया इसने? दिस सर्च टेक्स्ट प्रोवाइडेड टू फंक्शन फाइंड कुड नॉट बी फाउंड इन द गिवन टेक्स्ट। हालांकि हमें नजर आ रहा है कि न्यू वेल है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो एरर देगा। एरर इसलिए दिया है कि हर एक रो के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉलम रो बाय रो कैलकुलेशन करता है, हर एक रो के अंदर ये वाला टेक्स्ट उसको नहीं मिला, जिस वजह से उसने ये एरर दे दी है। लेकिन हमने तो ये ढूंढना है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो कॉलम नेम है उसके बाद एक दफा कॉमा लगाएं तो हमारे पास स्टार्ट पोजीशन आता है, हम उसको इग्नोर करते हैं। दूसरी दफा फिर हम कॉमा लगाएं तो हमारे पास नॉट फाउंड वैल्यू आ जाती है। आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं टेक्स्ट लिख दें, अगर आप ब्लैंक का फार्मूला या ब्लैंक फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो ब्लैंक लिखें, तो ये एरर खत्म हो जाएगा और आपका जहां जहां न्यू वेल है वहां वहां नंबर्स आ जाएंगे। आप जैसे देखें, कहीं पे 1 आया है और कहीं पे ब्लैंक आया है। ब्लैंक का मतलब ये है कि इस रो के अंदर नहीं है न्यू वेल, और 1 का मतलब ये है कि न्यू वेल से ही स्टार्ट हो रहा है इसका नाम, इस प्रोडक्ट का नाम। ये क्लियर और है? अगर हम इधर जहाँ 1 1 आया वहां पर न्यू वेल ही लिखना चाहें, जहां पर जहाँ पर 1 1 लिखा है हाँ जी, इसमें अगर हम न्यू वेल ही लिखना चाहें, हाँ, फिर आप इफ यूज करेंगे। चलें अगला हम फंक्शन ले लेते हैं इफ का। इफ का थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, फिर इसमें चलते हैं। इफ फंक्शन जो है ये बेसिकली एक लॉजिकल टेस्ट होता है, एक कंडीशन होती है जिसके ऊपर हम इफ फंक्शन लिखते हैं। जी बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, हम दो नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं, अगर वो कंपैरिजन ट्रू हो तो फिर हम कोई रिजल्ट शो करना चाह रहे होते हैं, और अगर वो फॉल्स हो तो कोई दूसरा रिजल्ट शो करना चाहते हैं। जैसे मतलब इस सेम केस एक्सेल में वाला ही प्रोसीजर है। सेम एक्सेल वाला,
इस केस में हमने ये जो कुछ भी लिखा फाइंड इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 हो तो फिर क्या करें, फिर यहां पर लिख दो न्यू वेल, और अगर इक्वल ना हो तो फिर इसको ब्लैंक छोड़ दो, नल लिख दे, न्यूवेल लिख नल लिख दें, ब्लैंक छोड़ दें, जीरो कर दें, जो आप करना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपने ख्याल रखना है नंबर्स के केस में और डेट के केस में आपका डेटा टाइप दोनों में ट्रू और फॉल्स इफ का एक ही होना चाहिए। नंबर है तो नंबर होना चाहिए, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट होना चाहिए। अगर आपने ट्रू वैल्यू 1 दे दी और फॉल्स वैल्यू जो है वो ब्लैंक दे दी तो ये आपको एरर दे देगा। आप ये देखें न्यू वेल लिखा हुआ आ गया सब में से, जहां जहां पे अवेलेबल है। ये हमने एक W ज्यादा डाल दिया था, इसको जरा नाम से हटा देते हैं। अच्छा, अब ना इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लिखने जा रहे हैं जो कि मैं लिखूंगा लिस्ट के ऊपर। अब सिनेरियो समझिएगा, हर साइट के अगेंस्ट उसकी इंटीग्रेशन का स्टेटस आ रहा है। अब मुझे लिस्ट में ये स्टेटस चाहिए। यहाँ पे एक्सेल में क्या करते थे आप ऐसे काम के लिए, जब एक टेबल से दूसरे टेबल में या एक शीट से दूसरी शीट के अंदर आपने कोई वैल्यू लेके आनी होती थी साइट आइट के अगेंस्ट, तो आप क्या करते हैं, आप VLOOKUP यूज करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेक्स में VLOOKUP नहीं है, यहां पर उसका नाम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये कॉन्सेप्ट जरा थोड़ा सा उसको भूल के समझना है आपने। VLOOKUP को फिलहाल भूल जाएं कि VLOOKUP भी कोई चीज है। इस फंक्शन का नाम है जी हम इसका नाम रख देते हैं इंटीग्रेशन। इस फंक्शन का नाम है लुकअप वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले आप लाना क्या चाह रहे हैं वो आपने यहां पे लिखना है। आप लाना क्या चाह रहे हैं, आप इंटीग्रेशन स्टेटस लेके आना चाह रहे हैं। पहले टेबल नेम INT, फिर कॉलम नेम इंटीग्रेशन स्टेटस, कॉमा। अब उस टेबल के अंदर और इस टेबल के अंदर एक जैसा कॉलम कौन सा है, तो वो डेफिनेटली साइट आईडी है। तो जो दूसरा इंटीग्रेशन का टेबल है उसका साइट आईडी कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे। और लास्ट पे जो हमारा करंट टेबल है जिसमें हम वैल्यूज लेके आ रहे हैं, इसका साइट आईडी सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि SS का। सॉरी, इसका नाम है हमारा साइट टेबल या लिस्ट टेबल है सर। हाँ, लिस्ट टेबल। लिस्ट में से साइट आईडी। अब दोबारा जरा गौर से समझिएगा, लुकअप वैल्यू सिंटैक्स है। सबसे पहले रिजल्ट क्या चाहिए वो हमने लिखा, फिर जिस टेबल से रिजल्ट उठा रहे हैं उसके अंदर कौन सा कॉलम है जो कि हमारे इस टेबल के किसी कॉलम से मैच करता है, और फिर अपने इस टेबल का जिसमें हम वैल्यू लेके आ रहे हैं उसका कॉलम नेम दे देंगे। जब एंटर करेंगे तो हर एक साइट के अगेंस्ट वो वैल्यू लुकअप होके आ जाएगी। तो VLOOKUP का तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। अब क्या हुआ, कोई एक साइट है वहां पर 2 मरतबा आ रही है, एक मरतबा कंप्लीटेड लिखा हुआ है और दूसरी मरतबा TBD लिखा हुआ है, और फिर आपने लुकअप वैल्यू लिख दी है, तो ये आपको एरर दे देगा, ये कैलकुलेट ही नहीं करेगा। मींस कि आपके डेटा में प्रॉब्लम है, पहले उसको हल करें, उसके बाद आपका लुकअप वैल्यू काम करेगा। ये फार्मूला जो है, पहले वाले जरा इजी थे, लेकिन ये फार्मूला मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। ये क्या इंग्लिश, काफी बड़ी इंग्लिश आई हुई है, कासिम साहब ने शेयर की है। नहीं, मैं इस फार्मूला को इस क्लास में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सबको कंफ्यूज कर देगा। ये तो लिखा था मैंने क्लाइंट के लिए, मुझे याद आ गया। सर लगता है फिर एक ही फार्मूला एक्सप्लेन होगा, वो यही वाला होगा। नहीं, वो नहीं हो सकेगा, वो सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। वो सर, मतलब बेसिकली फिर पूरे सेशन में खाली वही होगा जितना वो लंबा नजर आ एक रहा फार्मूला नहीं है, वो बेसिकली मल्टीपल फार्मूलाज यूज करके एक नंबर कैलकुलेट किया था हमने, वो HR के डेटा के ऊपर बना हुआ है। अच्छा जी, ये VLOOKUP हो गया। फार्मूला मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब दूसरी चीज है, अब जो मैं वैल्यू लेके आना चाह रहा हूं वो नंबर है, वो क्या कह सकते हैं हम, टेक्स्ट नहीं है, नंबर है। अब हम VLOOKUP नहीं, हम सम इफ यूज कर सकते हैं।
आपने सम इफ एक्सेल में भी यूज किया होगा, सम इफ भी यूज किया है, सम इफ्स भी यूज किया है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर फिर वही चीज बात आ जाती है कि सम इफ्स है ही नहीं डेक्स के अंदर। उसका ऑल्टरनेट क्या है? उसका ऑल्टरनेट जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट फंक्शंस है। अब 3 फंक्शन यूज करेंगे और उससे एक बनाएंगे और उससे हम सम इफ के तौर पे यूज करेंगे। काउंट इफ भी ऐसी होगा, सम इफ भी ऐसी होगा और एवरेज इफ भी ऐसी होगा। वो कैसे है मैं अभी आपको बताता हूँ। दोबारा से लिस्ट वाले में जाएं और यहाँ पे जाके एक नया कॉलम ऐड करें। इस कॉलम का नाम हम रख देते हैं REV और इसमें हमने क्या करना, सबसे पहला फार्मूला जो हम यूज करेंगे वो है कैलकुलेट। अब कैलकुलेट में क्या होता है, एक आपकी एक्सप्रेशन होती है और उसके बाद आपके फिल्टर्स होते हैं। एक्सप्रेशन क्या चीज है? एक्सप्रेशन है सम, एक्सप्रेशन है एवरेज, काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, काउंट ए, ये सारे आपके एक्सप्रेशन रहते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम। तो हम यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग सम ले लेते हैं और सम ऑफ रेवेन्यू लेते हैं। और रेवेन्यू किस टेबल में है? REV टेबल के अंदर। वहां से हम रेवेन्यू लेके आना चाह रहे हैं और साथ ही इस सम के फंक्शन को कर देंगे आप क्लोज। जब कॉमा डालेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। ये ऊपर देखें ब्लू में हाईलाइट हो गया है, फिल्टर लगाना है जी आपने। तो फिल्टर के लिए एक और फंक्शन है फिल्टर का, वो हम यूज करते हैं। फिल्टर फंक्शन का सिंटैक्स इस तरह से है कि पहले हम टेबल नेम देते हैं और फिर उसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है इक्वल टू क्या हो तो वो फिल्टर करे। अब टेबल नेम क्या है जी? टेबल नेम वही है जिसमें से हम डेटा उठा के लेके आ रहे हैं, REV। और एक्सप्रेशन ये है कि जहां पर REV का साइट आईडी इसके साइट आईडी के इक्वल हो। तो हम लिख देंगे जी साइट आईडी ऑफ REV इज इक्वल टू साइट आईडी ऑफ लिस्ट। पहले फिल्टर को क्लोज किया, उसके बाद कैलकुलेट को क्लोज किया। अब कैलकुलेट के अंदर 2 फार्मूले हैं, एक है सम का और एक है फिल्टर का। सम जो है ये सिंपली एक कॉलम को हम बता रहे हैं कि इसको सम कर दो और फिल्टर को हम बता रहे हैं कि किस टेबल के ऊपर फिल्टर अप्लाई करना है और उसमें किस कॉलम के ऊपर फिल्टर अप्लाई करना है, वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपकी वैल्यू सम यहाँ पे आ जाएगी। अब यही चीज अगर आप इसमें MAX लिखेंगे तो ये मैक्सिमम ले लेगा। अगर आप लेट्स से एवरेज लिखेंगे तो एवरेज ले लेगा, काउंट लेना चाहेंगे तो काउंट ले लेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इसको करता हूं काउंट ए। अब चूंकि यूनिक है तो वो हर जगह पे 1 ही लेके आएगा। एवरेज लेंगे तो नंबर वही आएगा जो सम का है। रीजन ये है कि ये भी यूनिक है, एक ही साइट है तो उसका एक का एवरेज एक वही आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है एवरेज का, सम का, काउंट का। और ये भी मैं फार्मूला आप लोगों के लिए ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ग्रुप में मैसेज आया हुआ है, कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। रिकॉर्डिंग इसकी हम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सवाल है यहाँ तक तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। जरा थोड़ा सा टेबल की तरफ जाके देखते हैं टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ये फिल्टर थोड़ा सा दोबारा बता देते हैं, इसमें जो फिल्टर के सिंटैक्स है। जी, अब फिल्टर क्या कर रहा है? फिल्टर जनाब पहले सबसे ले रहा है टेबल को, जिस टेबल के ऊपर फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। REV इज द टेबल नेम। फिर फिल्टर कर रहा है कि उस टेबल में से जिसके ऊपर हम फिल्टर अप्लाई करने जा रहे हैं उसके कॉलम नेम ले रहा है। अब वो कॉलम नेम किस चीज के इक्वल होना चाहिए? वो इक्वल होना चाहिए इस कॉलम के, या यहाँ पर आप कुछ लिख भी सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं NJ01104A। वो हम फिल्टर इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं या आप कॉलम का नाम लिख सकते हैं। अब ये देखें एक ही नंबर सबके अगेंस्ट आ गया क्योंकि मैंने इसको स्टैटिक कर दिया। प्रीवियसली क्या था, हमने यहाँ पे लिखा था एक कॉलम का नाम, तो वो रो बाय रो कैलकुलेशन कर रहा था कुछ यूं। अब हर एक का डिफरेंट हो गया। थैंक यू सर। और कोई सवाल किसी का? अब याद रखिएगा खास तौर पे, अब ये हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन फ्रीलांसर्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेक्स का जो सेशन है। ये वायद ऐसा सेशन है जो आपको 5-10 मिनट के भी $100 दिला देता है। आगे चलें जी।
अच्छा, नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई थी कि हम डेक्स के जरिए टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। हम दो तरह के टेबल लेंगे, एक हम लेंगे किसी टेबल से टेबल क्रिएट करेंगे और एक हम बनाएंगे कैलेंडर का टेबल। पहले कैलेंडर टेबल बना लेते हैं। होम टैब पे जाएं तो यहाँ पे देखें न्यू कॉलम के साथ न्यू टेबल भी लिखा हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये भी आपको फार्मूला बार में ले आता है और लेफ्ट साइड पे आप टेबल नेम देंगे, CAL इज द टेबल नेम। और कैलेंडर कैसे क्रिएट करते हैं, और ये सबसे, मैं ये इसलिए क्रिएट करना सिखा रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा क्रिएट किया जाता है कैलेंडर आपके स्लाइसर्स के लिए, मे बी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए डेटा के साथ, खास तौर पे उस केस में जब वीकेंड्स का डेटा आपके रॉ डेटा के अंदर नहीं होता और आपने ट्रेंड लाइन शो करनी होती है, तो फिर आप कैलेंडर का टेबल क्रिएट करते हैं। अब कैलेंडर चाहिए जी मुझे 2 साल का, तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट डेट में एक डेट फंक्शन है वो लिखूंगा। डेट फंक्शन में सबसे पहले होता है ईयर, उसके बाद होता है मंथ और उसके बाद होता है डे। ईयर मंथ डे, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और टुडे इज अनदर फंक्शन, यानी कि आज तक का स्टार्ट हो 1 जनवरी 2022 से कैलेंडर और आज तक का कैलेंडर क्रिएट हो जाए। जैसे मैंने एंटर किया CL टेबल भी बन जाएगा और उसका कैलेंडर भी क्रिएट हो जाएगा। आप जरा इसके ड्रॉप डाउन से आप चेक भी कर सकते हैं। 1 जनवरी 2022 और आज की डेट है जी 5 मई, तो ये नीचे 5 में भी आ गई। और इसके साथ टाइम क्यों आ रहा है? हमने तो डेट ली है। क्योंकि हमारी जो डेटा टाइप है ना, ये टाइम है। अब यहाँ से आप जाके इसका डेटा टाइप चेंज कर दें तो ये आपको सिर्फ डेट हो जाएगी। फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हम सबसे सिंपल फॉर्मेट ले लेते हैं। अब यहाँ पे किसी का भी सवाल? सिंपल था, इजी था, और होपफुली आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये भी अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ना, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लिख लेना है और इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। और वो है, आपने किसी एक टेबल से दूसरा टेबल क्रिएट करना है। 2 तरीके होते हैं, या तो आप कुछ डेटा को फिल्टर कर रहे होते हैं, या आप यूनिक वैल्यूज ले रहे होते हैं, या आप कुछ कॉलम्स को अलग कर रहे होते हैं। ये चीजें आप करते हैं इसमें। जी अजमल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर इसमें शॉर्ट मंथ नेम का भी एक कॉलम बन जाए इसी डेट का। वेरी गुड क्वेश्चन, होना चाहिए। अब कैसे बनाएंगे वो, ये मतलब अच्छा किया आपने ये सवाल कर लिया, वरना ये स्किप हो जाता। अच्छा, अब क्या है जी, मुझे मंथ नेम अलग चाहिए, डे नेम अलग चाहिए। जैसे वेंसडे चाहिए जी, जनवरी फरवरी चाहिए, तो मैं वो कैसे लेके आऊंगा? आप न्यू कॉलम ऐड करें इसी टेबल में और इस कॉलम का नाम आप रख दें डे। अगर तो सिर्फ डे 1 2 3 में चाहिए तो आप फंक्शन ही डे लिख दें, डे फंक्शन लिखें, और उसके बाद जो आपका कॉलम नेम है डेट, ये ले लें और यहाँ पे देखिएगा कि 1 2 3 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये डे चाहिए सैटरडे संडे मंडे में, तो फिर हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है फॉर्मेट का। फॉर्मेट लिखें और उसमें आप ले लें जी डेट का कॉलम, कॉमा, डबल कोटेशन मार्क में 3 दफा डी लिखें और क्लोज कर दें। SAT SUN MON TUE, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में डे नेम आ जाएगा। लेकिन अगर फुल फॉर्म में चाहिए तो एक डी का इजाफा कर दें, ये फुल फॉर्म में आ जाएगा। सैटरडे संडे मंडे और ये सारा। क्या बात है सर, बेहतरीन। सेम चीज आप मंथ के लिए भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मंथ लेना है, अगर आप फंक्शन यूज करते हैं मंथ का और उसमें डेट का कॉलम ले लेते हैं, तो ये आपको रिटर्न करेगा सिर्फ और सिर्फ 1 2 3, जनवरी के लिए 1, फेब के लिए 2, मार्च के लिए 3 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपको ये चाहिए जैन फेब मार्च में, तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप जरा कॉलम नेम ले लें, उसके बाद उसी तरह डबल कोटेशन मार्क के अंदर आप MMM 3 दफा लिख के इसको एंटर कर दें। ये आप जरा ड्रॉप डाउन से देख लें, जैन फेब मार्च ये सारे इस तरह से आ गए। और अगर आपको ये फुल फॉर्म में चाहिए, चौथा M भी डाल दें, जनवरी फरवरी इस तरह से आ गए। क्लियर? कोई सवाल इस यहां तक के लिए?
सर अगर क्वार्टर लेना हो, क्वार्टर लेना हो, गुड क्वेश्चन। वैसे तो क्वार्टर आपका वहीं से हो जाता है, क्या नाम है उसका, डेट हायरार्की से। लेकिन अगर यहाँ पे क्वार्टर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इफ का सहारा लेना पड़ेगा। देख लेते हैं, मे बी ये क्वार्टर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्वार्टर का कोई फंक्शन दे रहा हो। QTR अगर नहीं दे रहा तो फिर इफ से करेंगे हम। हाँ जी, क्वार्टर दे गया वो, डेट। और ये मैं पहली दफा यूज कर रहा हूँ क्वार्टर फंक्शन डेक्स के अंदर। ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। ये तो बहुत ही सिंपल है, कभी जरूरत नहीं पड़ी। हमेशा हम जब भी विजुअल में होते हैं तो हम यहाँ से डेट ऐड करते हैं और वो बन जाती है डेट हायरार्की। जैसे फॉर एग्जांपल, जी जी पूछे। सर अगर हमने कोई टेक्स्ट ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप Q1 कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वो Q1 लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट किस तरह से ऐड करें? ये आप देखें जी, मैंने डबल कोटेशन मार्क लिखा, क्यू लिखा, डैश, फिर डबल कोटेशन मार्क क्लोज किया और एंड साइन लगा दिया। ठीक है, वो जैसे ही हम एक्सेल में करते हैं सेम है। ठीक है, Q1 Q2 Q3। अच्छा, थैंक यू। और कोई सवाल किसी का? कुछ चीजें आप लोग अपने तौर पे भी ट्राई कीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने M के लिए 4 टाइम M लिखा तो मंथ आ गया, तो मैं 5 टाइम लिखूंगा क्या होगा, या मैं 2 टाइम लिखूंगा तो क्या होगा, 1 टाइम लिखूंगा तो क्या होगा। तो इस तरह की खुद भी जरा प्रैक्टिस करें, कुछ चीजें मजीद आपको जो है वो क्लियर होंगी। अच्छा, अब 3 मिनट है और 3 मिनट में हम आसानी से एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम टेबल बनाने जा रहे हैं सैंपल सुपर स्टोर से। टेबल क्या बनाना है जी, हमने फिल्टर करना है जहां पर ईयर हो 2014, हमें सिर्फ वो डेटा चाहिए, या आप न्यू वेल का डेटा ले लें, जिस तरह से भी आप चाहते हैं, एक सेपरेट टेबल बनाना है। अब हम क्या करते हैं, एक नया टेबल लिखते हैं यहाँ पे, लेट्स से न्यू वेल हम करने जा रहे हैं, न्यू वेल, और फिल्टर, टेबल का नाम क्या है, SSS, कॉमा, किस कॉलम के ऊपर फिल्टर अप्लाई करने लगे हम, उसका नाम ही न्यू वेल है, इज इक्वल टू या इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ये खाली नाम, सिर्फ वो ले आओ। अब ये देखें, वही डेटा फिल्टर होके आ गया, लेकिन अब हर एक रो के अंदर न्यू वेल लिखा हुआ आपको मिलेगा, ब्लैंक नहीं है, खत्म हो गया। तो बड़ा आसान मेथड है आपके एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर एक नया टेबल क्रिएट कर देना। अब ये न्यू वेल का सेपरेट टेबल बन गया। कुछ पूछ रहे हैं आप, लेकिन आवाज कट रही है। सर किस सिनेरियो में क्रिएट करेंगे हम ये लॉजिकली, मतलब क्या लॉजिक होगी तो हमें ये जरूरत पड़ेगा ये वाला? अगर आपका डेटा सेट बहुत ज्यादा है ना, जहां से आपको कुछ डेटा चाहिए, तो आप सेपरेट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको यूनिक वैल्यूज का टेबल चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और छोटा सा टेबल बना के दे देता हूं, मैंने देखा अभी भी हमारे पास 1 मिनट है। अब मुझे एक टेबल चाहिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी आ रही हो, लेकिन वो यूनिक हो, मुझे 4 या 5 जितनी कैटेगरीज हैं वो चाहिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर CATE कैटेगरी करता हूँ, और उसको मैं करता हूँ जी डिस्टिंक्ट, और मेरे कॉलम का नाम है SS के अंदर कैटेगरी, एंड दैट्स इट। वो कह रहा है जी कि टेबल ऑफ मल्टीपल वैल्यूज वर सप्लाइड विद अ सिंगल वैल्यू इज एक्सपेक्टेड। इसको समराइज के साथ करेंगे हम, लेकिन वो ये 1 मिनट बाकी है, ये सेशन खत्म होता है, दोबारा ज्वाइन करें, फिर इसको 1-2 फार्मूला करेंगे। मेयर्स कल कर रहे होंगे, आज नहीं करेंगे, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मेयर्स की इन चीजों की आप प्रैक्टिस करके आइएगा, तो फिर मेयर्स की तरफ जाएंगे।